उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देश की एक बड़ी खबर। कोरोना के मामले 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। देश में भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 14,71,877 हो गई है, जबकि डिस्चार्ज हुए जो मरीज हैं उनमें 1,24,29,564 मामले हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं मरीज। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कोरोना से जुड़ी। 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 2,739 केस 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,038 लोगों की मौत हो गई है। परेशान करने वाली खबर है, कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए देश भर में। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, ये बेहद परेशान करने वाली खबर है। कोरोना की ये दूसरी लहर कहर बरपा रही है। 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल कौशल, अगर बात करें तो 2,739 नए मामले आए हैं और 1,038 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी तेज रफ्तार से फैल रहा है। जो दूसरी वेव है इसमें काफी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अगर सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो बीते 24 घंटे में 13,84,559 सैंपल किए गए हैं और उतने में ये मामले आ गए हैं। अगर पहली लहर में देखें तो 14 लाख के ऊपर टेस्टिंग हो रहे थे, लेकिन इस तरीके से मामले निकल के नहीं आ रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भयावह स्थिति है, लोगों को दवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ तमाम सारे राज्यों में दवाई की भी पूर्ति नहीं देखने को मिल पा रही है। कल खुद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पहल की और रेमडेसिविर दवा जो है गुजरात से मंगवाई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि स्थिति काफी भयावह होती जा रही है, क्योंकि काफी लोग परेशान है। जिधर भी आप निकल रही है, जिस भी अस्पताल के बाहर देखिए लाइन लगी हुई है तमाम सारे मरीजों की और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये वाकई में चेतावनी दे रहा है और सजग रहने की जरूरत है। लोग सतर्क रहें, इसी में उनकी जो है बचाव है। बिल्कुल, तो स्थिति भयावह होती जा रही है। क्या कुछ एहतियात या क्या कुछ सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं क्या? इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आज जो आंकड़ा है वो 2 लाख के पार है। 14 अप्रैल कल की बात अगर कर लें तो 1,84,000 के पार था आंकड़ा। 13 अप्रैल की अगर बात कर लें तो 1,61,000 के पार था आंकड़ा, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अविनाश जी बिल्कुल कौशल, अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि आंकड़े 2 लाख तक पहुंच सकते हैं और खुद वीके पॉल ने कहा था कि स्थिति काफी गंभीर हो सकती है अगर सावधानियां नहीं बरती गई। लेकिन अभी तक किसी राज्य में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए नहीं दिख रहा है। खाली महाराष्ट्र की अगर बात करें वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन लगा है, बाकी सारे राज्य उसी तरीके से खुले हुए हैं। केवल नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है इस संक्रमण को रोकने में। अगर बात करें तो आज दिल्ली में भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम केजरीवाल जो है गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करके और सख्ती के साथ विचार वहां पे हो सकता है, क्योंकि हालात किसी भी राज्य में बेहतर नहीं है। चाहे जिस राज्य को आप देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है। लखनऊ की जिस तरीके से तस्वीरें लोगों को दिख रही है वो वाकई में अपने आप में एक डर पैदा कर रही है। जो कोरोना संक्रमण का डर पिछले साल था उससे कहीं गुना ज्यादा डर अब लखनऊ के अंदर दिख रहा है। हर परिवार भयभीत वहां पे दिख रहा है। किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी को अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मुहैया हो पा रही है। ये स्थिति प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। तो बाकी और भी किसी भी राज्य में आप देखेंगे हर जगह पे ये स्थिति है और सरकार अभी तक समुचित कदम उठाते हुए नहीं दिख रही है। कंप्लीट लॉकडाउन की तमाम लोग मांग कर रहे हैं। अविनाश, ये परेशान करने वाली बात है। 2 लाख से ज्यादा केस 24 घंटे में सामने आना देश भर में। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, पिछले 24 घंटे में देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं कोरोना के। 2,739 केस पिछले 24 घंटे में कोरोना के देश भर से सामने आए हैं और ये पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है कोरोना के मरीजों का। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं और बात हरिद्वार की होगी, जहां महाकुंभ के बीच कोरोना बम फूटा है। शाही स्नान के दिन 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में करीब 200 लोग संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में कुल 25,000 लोगों की रैंडम जांच हुई थी, जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की RT-PCR जांच हुई। और यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कल शाही स्नान था, तीसरा शाही स्नान महाकुंभ का, और इस महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाकुंभ के बीच ये कोरोना बम फूटा है जो बेहद परेशान करने वाला है।
कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है, चिंता बढ़ाने वाला है यह हरिद्वार मेला प्रशासन और जिला प्रशासन की। कैसे ट्रेस किए जाएंगे लोग, कितने लोग, 200 के आसपास वो आंकड़ा है जो लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 5 दिनों में करीब 1500 लोग संक्रमित मिले हैं हरिद्वार महाकुंभ की अगर बात कर ले तो हरिद्वार महाकुंभ के बीच कोरोना बम फूटा है। 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शाही स्नान के दिन 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में करीब 200 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और अब इन संक्रमित लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालना, यह तय करना कि वो किससे मिले थे, यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये मान लीजिए कुंभ के बीच कोरोना बम फूटा है। 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में करीब 200 लोग संक्रमित मिले हैं। पिछले 3 दिनों में 1500 लोगों के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये पिछले 5 दिनों में करीब 1500 लोग संक्रमित मिले हैं कुंभ नगरी हरिद्वार में। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, पहले तो ये जानकारी दीजिए कि 5 अखाड़े कौन से हैं जिनके 9 संत कोरोना पॉजिटिव हैं और इसके बाद क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है या उनके साथ जो भी सेवादार थे या उनके सहयोगी थे उनको अलग किया जा रहा है? बिल्कुल कौशल, देखिए कल जब शाही स्नान था उस दौरान अखाड़ों में जो कोविड जांच है उसका दौर शुरू हुआ था। ये हालांकि पिछले दौरान भी चल रहा था और उसमें निर्मोही अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और उसके अलावा जो आनंद अखाड़ा है उसके कुछ संत हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके संपर्क में आए कुछ संतों को भी आइसोलेट करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही जो अखाड़े में दूसरे संत है, क्योंकि कल इतनी ज्यादा भीड़ थी, तमाम संत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का ही पालन नहीं कर रहे थे, उनके साथ उनके अनुयायी तमाम और भी लोग थे। तो ऐसे में ये भी खतरा बन गया है कि संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैल जाए। तो अब मेला प्रशासन समेत जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग है वो अपने स्तर से एक आवाज में जुटा हुआ है कि जो संत थे उनके संपर्क में जो भी संत आए हों उनकी छानबीन की जाए, उनको भी आइसोलेट किया जाए और जांच की जाए। तो ये बहुत गंभीर बात है कि उसके दौरान तमाम जो संत थे वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग की और बिना मास्क के ही सड़कों पर आए थे और शाही स्नान के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अभी जो पॉजिटिव पाए गए थे उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो उनके संपर्क में आए थे उनको देखा जा रहा है कि कौन उनके संपर्क में आए थे और ये भी सूचना है कि उस अखाड़े के कुछ संतों को और भी आइसोलेट करने की बात की जा रही है, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और जांच के बाद ये भी तय होगा कि कितने और संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन पंकज, सवाल ये भी उठता है कि शाही स्नान से पहले तमाम तरह की एहतियात बरती गई थी, अपीलें की गई थी, चाहे वो अखाड़ा परिषद की ओर से हो, मेला प्रशासन की ओर से हो, जिला प्रशासन की ओर से हो या खुद शासन की ओर से हो, लेकिन क्या उन अपीलों का असर नहीं देखा गया या व्यवस्था में कुछ खामी रही जिसकी वजह से कोरोना बम फूट रहा है? निश्चित तौर पर देखिए दोनों ही बात कहेंगे तो व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी और दूसरी तरफ से अपील जो की गई थी उस अपील को भी तमाम स्थानीय लोगों ने और साथ साथ जो श्रद्धालु आए थे, यूं कहें संतों ने, उस अपील को नहीं माना, क्योंकि लगातार अपील भी की जा रही है। और बड़ी बात यह है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य विभाग ने भी दावा किया था कि वो शाही स्नान से पहले तमाम जो अखाड़े हैं उनमें तमाम व्यवस्था करेंगे, वहां पर जांच की व्यवस्था करेंगे। लेकिन शाही स्नान से पहले विभाग की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। वहां पर संतों को खुली छूट दी गई थी, बिल्कुल पूरी तरह से वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना सैनिटाइजर के, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उसके एक गंभीर परिणाम इस रूप में सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। 5 अखाड़ों के 9 संत हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हिस्ट्री है वो खंगाली जाएगी। तमाम तरह की कवायदें अब जिला प्रशासन करेगा। उत्तराखंड में कोरोना ने पूरे प्रदेश में दहशत मचा दी है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब कोरोना के आंकड़े बढ़ नहीं रहे। हरिद्वार में महाकुंभ जारी है। कल तीसरा शाही स्नान संपन्न हुआ, जिसके बाद अब सरकार की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान जिस तरह से कोविड के नियमों का उल्लंघन हुआ, उसके बाद कोरोना के मामले में तेजी आने की आशंका जताई जा रही है और उसी का नतीजा है कि 5 अखाड़ों के 9 संत कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ा सवाल अब कैसे रुकेगा कोरोना का संक्रमण, क्योंकि धर्म नगरी में एक तरफ महाकुंभ है और वहीं कोरोना बम फूट रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का खौफ अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत से अगर गौर करें तो कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल को उत्तराखंड में कोरोना के 293 मामले आए थे, जबकि 2 अप्रैल को 500। 3 अप्रैल की बात करें तो
3 अप्रैल को 364, 4 अप्रैल को 439 कोरोना के मामले सामने आए, 5 अप्रैल को 550 मामले सामने आए, तो वहीं 6 अप्रैल को 547 कोरोना के मामले सामने आए और इसके बाद 7 अप्रैल को 791 केस रिपोर्ट किए गए। 8 अप्रैल की अगर बात करें तो 8 अप्रैल को 1109 मामले सामने आए, वहीं 9 अप्रैल को 787 कोरोना के मामले सामने आए। 10 अप्रैल की बात करें, 10 अप्रैल को 748 मामले कोरोना के सामने आए। 11 अप्रैल को 1233 मामले सामने आए। 12 अप्रैल को 1333 मामले सामने आए। 13 अप्रैल को 1334 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 14 अप्रैल को 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तो कोरोना के मामले में 557% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ रोज में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। कई सरकारी महकमों में कोरोना का संक्रमण फैला है। रुड़की के आसपास के इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 257 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। साथ ही आईआईटी में 100 से ज्यादा छात्र कोरोना संक्रमित हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उधर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की आवासीय कॉलोनी में भी 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद आवासीय भवनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि लापरवाही ना बरतें, और लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना का शिकार हो सकते हैं। हमारे यहाँ 257 केस पॉजिटिव आए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जिसमें 57 तो आईआईटी रुड़की में थे और 30 एनआईएच के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की जो कॉलोनी है जल विहार, उसके अंदर पॉजिटिव आए हैं। और पूरे ही रुड़की के अंदर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी के अंदर हर गली के अंदर 1-2 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही हैं, और जनता को बहुत तेजी से सचेत होने की आवश्यकता। और बात कर लेते हैं सल्ट विधानसभा उपचुनाव की। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सियालदे में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सियालदे में जनसभा है। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत की भी आज कई जनसभाएं हैं। वो कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी आज जनसभा है और उसके अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत की भी कई जनसभाएं हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव है उसकी जो जंग है वो काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महेश जीना के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत की भी कई जनसभाएं हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी इसकी? जी कौशल, देखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज महेश जीना के समर्थन में 12 बजे आर्य इंटर कॉलेज शालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब कोविड से ठीक होने के बाद वापस लौटे हैं और उन्होंने भी आज कई कार्यक्रम वहां पर रखे हैं। तो 4 कार्यक्रम आज हरीश रावत के वहां पर है। अलग अलग जनसभा है, पोखरी में जनसभा है, हरदा में जनसभा है और छियारी बगड़ में भी उनकी जनसभा है। तो 17 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान है 17 तारीख को, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां लगातार जब से ये उपचुनाव की तैयारियां हुई हैं और तिथियों की घोषणा हुई है, तो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। भाजपा की अगर हम बात करें तो उनके तमाम बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी है महेश जीना को इस सीट पर जीत दिलाने की। और उसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो उनकी भी लगातार चाहे प्रदेश प्रभारी की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या वरिष्ठ नेताओं की, वो भी सल्ट में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में ये जो उपचुनाव है काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये उपचुनाव जो भी पार्टी जीतती
सकती है, उसके लिए सीधा सीधा संकेत 2022 के चुनाव से होगा। तो आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाएंगी और किस तरीके से जो जनसभाएं हैं उसमें क्या भीड़ जुटती है, एक देखने वाली बात होगी। और कहां तक इसका ये अंदाजा भी आज की जनसभाओं से लगाया जा सकता है कि जो सल्ट उपचुनाव है उस पर जनता का रुख किस तरफ है। जी बिल्कुल, तो बहुत कहीं ना कहीं जनता की भी नजरें हैं। आज चुनाव प्रचार है दिग्गजों का, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जल रहे जंगलों के बारे में। नैनीताल से भवाली मार्ग में पाइन्स के जंगल में किसी अराजक तत्व ने आग लगा दी। आग धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। आग को बढ़ाने का काम तेज हवाओं ने कर दिया। चीड़ के जंगल में पिरुल ने पेट्रोल का काम किया। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने दर्जनों वाहनों के साथ फायर फाइटरों की मदद से आग बुझाना शुरू किया। तेज हवाओं के चलते आग की चिंगारी जगह जगह फैल गई और पूरे जंगल को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। आग के विकराल रूप को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी आग बुझाने के लिए लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, धू धू कर जल रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। मसूरी के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी के छावनी परिषद स्थित लाल टिब्बा क्षेत्र के नाटा एस्टेट के जंगलों में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हवा चलने की वजह से आग और तेजी से फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों को जंगल में आग लगने की सूचना दी गई जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। वन महकमे में जंगल में आग लगाने वाले की सूचना देने पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अगर कोई जंगल में आग लगाने वाले शख्स की सूचना देता है तो उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। बागेश्वर जिले की एसओजी पुलिस टीम और बैजनाथ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ जिले में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बैजनाथ तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को धर दबोचा और उसके कब्जे से 10 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की गई। पौड़ी में जंगलों में आग लग रही है। आग को लेकर मॉक ड्रिल करवाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान जंगल की आग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कर्मचारियों को यह बताया जा रहा है कि जंगलों की आग को बुझाने के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं और आग लगने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मॉक ड्रिल है जो वन विभाग के कर्मचारियों को लेकर की गई। इसमें यह सिखाया गया कि अगर जंगल में आग लगी है तो उसे कैसे बुझाया जाए, किन किन नियमों का पालन किया जाए, क्या एहतियात बरते जाएं। कंट्रोल्ड बर्निंग, कंट्रोल्ड बर्निंग और आजकल के दौर पे फायर ड्रिल करते हैं। फायर ड्रिल, ठीक। नैनीताल में लड़ाई के बाद अस्पताल पहुंचे आरोपी पक्ष की पीड़ित पक्ष ने जमकर पिटाई कर दी। दोनों पक्षों ने एक एक घायलों को रेफर किया गया है। मामला तल्लीताल इलाके का है। यहाँ दो पक्षों में पहले लड़ाई हुई, जिसके बाद एक पक्ष के लोग घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। इसी बीच दूसरे पक्ष के घायल को लेकर उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां दोनों के बीच मारपीट हो गई। और ये मारपीट की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से मारपीट चल रही है। पीड़ित पक्ष भी अस्पताल पहुंचा था घायलों को लेकर, आरोपी पक्ष भी अपने घायल को लेकर अस्पताल पहुंचा था। और यहां पर एक बार फिर दोनों पक्ष मिल गए। जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोपी पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि देहरादून की मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण, सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम तीरथ देहरादून के तुनवाला में बाबा साहेब की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक परिवार के पास पहुंचे, जहां रामप्रसाद के घर पहुंचे और उन्होंने वहां पर भोजन भी किया। कार्यक्रम स्थल पर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो एक भवन है रविदास जी के नाम पर, उसको पूरी तरह से पुनर्निर्माण और उसका 4 दीवारी
वह भी मैंने घोषणा की है और विधायक ने बहुत सारे काम किए हैं। मैं उनका संज्ञान लेते हुए आज के दिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरी तरह समर्पित करते हुए और जनता को, पब्लिक को शुभकामनाएं देते। हमने जो हमारे घर में अक्सर खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, तो उसी तरह से हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे घर में आएँ, हमें अच्छा लगेगा। और मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम है दलितों के प्रति, वो एक बहुत ही सराहनीय है। मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि हम बड़े सम्मानित हुए, गौरवान्वित हुए। जोशीमठ की फूलों की घाटी को 1 जून से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। वन विभाग जल्द ही फूलों की घाटी के रास्तों पर जमे हिमखंडों को काटकर रास्ता तैयार करेगा। वन विभाग की टीम फूलों की घाटी में रेकी के लिए जाएगी। इस दौरान रास्तों का निरीक्षण किया जाएगा। वन विभाग की माने तो घाटी में 4 जगह पर बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं। पिछले साल फूलों की घाटी को कोरोना की वजह से काफी देर से खोला गया था, जिस वजह से सिर्फ 945 सैलानी ही पहुंचे थे। और अब 1 जून को खोली जाएगी फूलों की घाटी और उसकी तैयारी वन विभाग ने शुरू कर दी है। यमुनोत्री धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। इसमें भंडेली गाड़ में पहाड़ी दरकने से पिछले साल ऋषि गंगा पर पुल ध्वस्त हो गया था, जिससे यमुनोत्री धाम की यात्रा बाधित हुई थी। भड़ेली गाड़ में इन दिनों पीडब्ल्यूडी की तरफ से पैदल मार्ग निर्माण और ऋषि गंगा पर पुल तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय विधायक ने मौके का निरीक्षण किया, साथ ही सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी की माने तो 25 अप्रैल तक इस रास्ते को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाए। यमुनोत्री यात्रा जो है बिल्कुल नज़दीक है कपाट खुलने का समय, तो मैं भी ये निरीक्षण करने पहुंचा हूं कि क्या हम समय पे इसको तैयार कर पाएंगे। मैंने निर्देशित कर दिया है कि इसी महीने के अंदर ही जो है ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्य कार्यों के जो है वो पूरी बिजली पानी की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था वो शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से लगा।